Hello, my dear friends. A very warm good morning. And yes, let me show you, take you through our website, educatedsapiens.in. तो नो डाउट दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम सभी होमो सेपियंस हैं और होमो सेपियंस जो रेगुलरली इवॉल्व किए होमो सेपियंस बने, दैट वाज ऑल ड्यू टू एजुकेशन, है ना। तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और उसके लिए भी हम आपके लिए रेगुलरली नए नए कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से एक जो नया नाम जुड़ा है आफ्टर वीकली न्यूज एंड एथिक्स इंटीग्रिटी के टेस्ट सीरीज के अलावा, सॉरी एसए के टेस्ट सीरीज के अलावा सी सेट फॉर यूपीएससी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के लिए अगर आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी 4 कोर्सेज हैं, ध्यान रखिएगा। एसए की टेस्ट सीरीज है, वीकली इन न्यूज और ये सब चीजें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, डमी टेस्ट कोर्स है, उसको आपको नहीं बाय करना है, नहीं छेड़ना है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप इसको मेक श्योर करें कि आप इसको जो भी आपके रेलेवेंट कोर्सेज हैं इन सभी में एनरोल कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं आज का विन सीरीज। ध्यान रखिएगा, विन सीरीज में आज का जो मुद्दा हम बात करने वाले हैं दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे, विज्ञान और तकनीक के बारे में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर की न्यूज है, जिन्हें पहला न्यूज है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। व्हाट इज द फर्स्ट न्यूज? द फर्स्ट न्यूज इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब देखो, अफ्रीकन स्वाइन फीवर मतलब या तो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ है या ये अभी अफ्रीका में बहुत ज्यादा मिलता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुआ है। स्वाइन मतलब पिग्स, ठीक है। एंड फीवर मतलब ऑब्वियसली बात, यू टू नो, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, है ना। जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, आपको बुखार जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हो जाएगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है। अब देखो, एक चीज समझना, क्यों न्यूज में था, वाई इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था? Recently, African swine fever has confirmed for the first time at a private pig farm in Kerala. ठीक है, केरला के एक प्राइवेट पिग फार्म में हमने पहली बार कंफर्म किया है, प्राइवेट पिग फार्म में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ठीक है। ध्यान रखिए, मोर देन 15 पिग्स ऑन फार्म हैड डाइड ड्यू टू डिजीज इन द लास्ट 10 डेज। पिछले 10 दिनों में मोर देन 15 पिग्स मर चुके हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ नहीं लिखी हुई है और इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि केरला, है ना, केरला अभी देखो, काफी पहले देखोगे तो मैक्सिमम जो डिजीज इंडिया में डिटेक्ट होते हैं वो केरला में ही डिटेक्ट होते हैं। निपाह पहली बार आया, केरला में डिटेक्ट हुआ, ठीक है। फिर दूसरी चीज आप देखो, कोरोना केसेस भी काफी ज्यादा थे, है ना। फिर आप देखो अभी ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, है ना, ASF, इस तरह से देखो तो काफी सारे डिजीजेस, काफी सारे वायरल डिजीज अफ्रीका में, सॉरी केरला में ही क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो मोस्ट ऑफ द केरलाइट्स आर मतलब फॉरेन जाते हैं वर्क करने के लिए, ठीक है। तो फॉरेन जाते हैं लोग वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वहां से बहुत सारे लोग कैरियर बन जाते हैं धोखे में, है, जाने अनजाने में। दूसरा रीजन जो प्राइमरी मुझे ऐसा लगता है एक और है, वहां हेल्थ सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे आप देखो, बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के अनडिटेक्टेड केस जा रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हुई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ है कोरोना केसेस के कारण, ठीक है, कोरोना की डेथ है, राइट। तो सेम तरीके से अगर आप देखोगे तो हेल्थ सिस्टम केरला का काफी प्रोएक्टिव है, काफी अच्छे से वो काम करता है ना। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ईजी होता है किसी भी डिजीज को लेकर के। तो ध्यान रखिए, सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन सडनली लाल पड़ने लगेगी, कान पे, अंडर बेली पे, यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है। इसके अलावा डायरिया दिखाई देगा, है ना, तो पूप एकदम सडनली लिक्विडी हो जाएगी, फीवर काफी ज्यादा रहेगा और साथ साथ पिग वॉमिटिंग भी कर सकता है। इसमें 6 से 13 दिन के अंदर, 6 to 13 डेज के अंदर डेथ होनी तय होती है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे, ये समझिएगा। बेसिकली इसके जो बायोलॉजिकल वेक्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक वायरल डिजीज है। कैसा डिजीज है? दिस इज अ वायरल डिजीज। लेकिन लकीली इस वायरल डिजीज का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, इसीलिए अभी तक पैंडेमिक नहीं बना है। बट नो वन नोज इन द फ्यूचर कि कुछ ऐसा हो जाए, छोटा सा म्यूटेशन एंड इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, है ना। बट ध्यान रखना कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, दैट्स टोटली फाइन। बट जो एनिमल टू ह्यूमन है दैट इज हैपनिंग, एनिमल से ह्यूमन में हो रहा है दोस्तों। और ध्यान रखना, पिग को बहुत ज्यादा लेदर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, सॉरी ये हो रहा है ना, आई एम रियली सॉरी, एंड दिस इज द डेडली वन, है ना, थोड़ा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है और दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि यूजुअली बायोलॉजिकल वेक्टर जो होता है वो होता है सॉफ्ट टी। वाइल्ड पिग से ये निकल करके डोमेस्टिकेटेड पिग में जा सकता है और डोमेस्टिकेटेड से डोमेस्टिकेटेड में भी घूम सकता है, वाइल्ड से वाइल्ड में भी घूम सकता है, ठीक है।
ठीक है ना। पिग्स और बोर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमंस, डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग, है ना। तो बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। कंटामिनेटेड थिंग में हो सकता है, जैसे कि मान लो कि शूज, क्लॉथ, नाइफ्स, इन सब से होते हुए अगर पिग में पहुंच गया तो ठीक है। और कोई वैक्सीन इसके खिलाफ अप्रूव्ड अभी तक नहीं है, ध्यान रखना। एएसएफ अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन ढूंढी नहीं गई है। इसके अलावा फीड से भी फैल सकता है, किचन वेस्ट हो गया, फूड रेसिड्यूज हो गया, मीट फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल, इन सब के कारण भी इंसान के अंदर ये वायरस जा सकता है। और इसको क्यों फैलता है, वाइल्ड बोर में कहाँ से फैलता है, जब इसका कैरकास के प्रति एक्सपोजर होगा, मतलब जो पोटी होती है जानवरों की, जो मतलब बेसिकली स्टूल होता है, उसके थ्रू हो सकता है, या फिर इन्फेक्टेड पिग के ब्लड के थ्रू हो सकता है, इन्फेक्टेड पिग के ब्लड के थ्रू हो सकता है। ठीक है, समझ आई बात। आउटब्रेक की बात करूं तो पहली बार अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ठीक है, 1920 में डिटेक्ट हुआ था। हिस्टोरिकली आउटब्रेक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। However, since 2007, the disease has been reported in multiple countries across Africa, Asia and Europe in both domestic and wild pigs। ठीक है, समझ आई बात। 2007 से दुनिया भर में ये फैला हुआ है, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, और दोनों ही तरह के देशों में, दोनों ही तरह के पिग्स में, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स में। ठीक है, थ्रेट टू ह्यूमन की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान रखना, मोर्टेलिटी 95 to 100% है। मतलब कि अगर हो गया किसी जानवर को तो काफी चांसेस वो मरेगा ही मरेगा। तो इसको स्टॉप करने का तरीका क्या है भैया, कल कर दो। कल कर दो मतलब किल कर दो। जिस एनिमल में डिटेक्ट हुआ उसको तुरंत किल कीजिए, तुरंत उसको सेपरेट कीजिए, है ना। ASF इज नॉट थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग्स। अभी तक ये ध्यान रखना है, एनिमल से अदर एनिमल से फैलता आया है। ह्यूमंस में अभी तक इसका ट्रांसमिशन रिपोर्ट नहीं हुआ, बट छोटा सा म्यूटेशन एंड इट कैन डेफिनेटली कम टू अस। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस भी अभी इस वुहान इंसिडेंट से पहले केवल और केवल एनिमल्स टू एनिमल्स में ही होता था। इवन यू वोंट बिलीव दैट इजराइल वाज डूइंग एन रिसर्च ऑन दिस। ठीक है, टॉर्टोइज एंड टर्टल्स में किसी एक में मिलता था, तो दे वर एक्सट्रैक्टिंग इट आउट, है ना। इजराइल वाज एक्सट्रैक्टिंग एंड डूइंग रिसर्च ऑन इट। ASF is a disease registered on World Organization for Animal Health टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। ध्यान रखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स का जो हेल्थ कोड निकाला है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने, उसमें ये डिजीज लिस्टेड है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की मैं बात करता हूं। इसको पहले कहा जाता था ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिस, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो है फ्रेंच नेम इन्होंने रख रखा था अपना। ठीक है, बाद में अंग्रेजी में शिफ्ट हुए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मतलब उनको चाहिए था एक्सेप्टेबिलिटी। ये पेरिस और फ्रांस में, पेरिस में सेटअप है, इसका हेडक्वार्टर है। 182 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, OIE develops normative documents relating to the rules that countries can use to protect themselves from introduction of diseases and pathogens। ठीक है, one of the terrestrial animal health code। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आई बात। बेसिकली अलग अलग डिजीजेस, पैथोजेंस को ये प्रोटेक्ट करता है देशों को, और स्पेसिफिकली एनिमल हेल्थ पे काम करता है। ठीक है, OIE standards are recognized by WTO as reference international sanitary rules। तो ध्यान रखिएगा, OIE इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि WTO जब भी सैनिटरी रूल्स निकालेगा, है ना, तो आपको मालूम हुआ तो यूरोप अक्सर इंडिया के कॉन्साइनमेंट्स को इंडियन कॉन्साइनमेंट्स को वापस कर देता है, या फिर मतलब उसको मना कर देता है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट मीट फाइटो एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स। अब ये क्या चीज है, तो ये समझिएगा, फाइटो एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स मतलब यूरोप ऐसा मानता है कि भैया अगर ये गेहूं, जैसे हमारे यहाँ PL480 के तहत खूब सारा गेहूं आया, PL480 के तहत खूब सारा गेहूं आया, और उसी के साथ आया क्या चीज, गाजर घास जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पार्थेनियम, है ना। गाजर घास, यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है, ध्यान रखना, पार्थेनियम। तो अगर हम फाइटोसैनिटरी मीजर्स अगर ढंग से लगाते, है ना, ढंग से लगाते, तो पार्थेनियम हमारे यहाँ नहीं आया होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कांग्रेस घास भी कुछ लोग बोलते हैं, बट अगर हम लोग फाइटोसैनिटरी मीजर्स ढंग से लगाते तो पार्थेनियम हमारे यहाँ नहीं आया होता। और ये काम यूरोप बहुत तगड़े तरीके से करता है, ध्यान रखिए, फाइटो एंड फाइटोसैनिटरी में, है ना। तो शायद हम उस समय नहीं लगा पाए क्योंकि हमारी हालत बहुत खस्ता थी। ठीक है, नो डाउट हम अमेरिका के जो ये आयात था अमेरिका से, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। उसके बाद हमने सेल्फ सफिशिएंसी पे काम किया और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, आपको बाकी स्टोरी पता है। तो समझ के रहिएगा, OIE के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि WTO को रेफरेंस इंटरनेशनल सैनिटरी रूल्स मानता है। अगर किसी पिग में ये डिजीज हुआ, दे वोंट एक्सेप्ट इट। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अल्फा फोल्ड एंड प्रोटीन।
अल्फा फोल्ड क्या है? AI टूल है, ठीक है, AI टूल है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है। ध्यान रखिए, डीप माइंड नाम की कंपनी है, डीप माइंड नाम की कंपनी है जो कि लंदन में बेस्ड है। इसने बेसिकली 3D स्ट्रक्चर 200 से ज्यादा मिलियन 200 मिलियन प्रोटीन्स के मतलब प्रेडिक्ट किए हैं बाय यूजिंग अल्फा फोल्ड, है ना। 3D स्ट्रक्चर पूरे प्रेडिक्ट किए हैं बाय यूजिंग अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड है क्या चीज, तो समझना है, बेसिकली AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है। अब इसका काम क्या पड़ेगा? देखो दोस्तों, मोस्ट ऑफ जो बीमारियां हैं ना, मैक्सिमम जो बीमारियां, चाहे कोई वायरल डिजीज हो, चाहे कोई बैक्टीरियल डिजीज हो, ठीक है, या कोई भी डिजीज हो, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, कोई भी डिजीज हो, एट द एंड जा करके हमारे प्रोटीन्स में छेड़खानी करते हैं। हार्मोन्स क्या एक तरह के प्रोटीन्स हैं, DNA क्या एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। तो इस सब ना समझना कि हालांकि ऐसा नहीं केवल उसमें प्रोटीन होता है, और भी चीजें होती है, बट स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज प्रोटीन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? हमारा प्रोटीन है। तो अब कोई भी बैक्टीरियल हो, वायरल डिजीज हो, कोई प्रोटोजोअन डिजीज हो, कहीं ना कहीं हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर में छेड़खानी करता है। और अगर अगर हम वो प्रोटीन स्ट्रक्चर टाइमली डिटेक्ट कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में फायदा क्या रहेगा? बहुत अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क। The neural networks use large amount of input data and provide the desired output exactly like how a human mind works, ठीक है। काफी सारा इनपुट डेटा लेते हैं। जैसे बच्चे को सिखाना होता है तो क्या करते हो? बार बार उसको बार बार इनपुट देते हो, देखो बेटा ऐसा किसी ने भी लिखा, ये ए है ना। जब हम गंदी हैंडराइटिंग, हम टीचर्स गंदी हैंडराइटिंग चेक करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? अपने सारे बच्चों को इनपुट दे रहे होते हैं, देखो बेटा ये भी ए है, मतलब है ना, ये भी ए है और ये भी ए, मतलब ए है, ठीक है, और मतलब कैसा भी मतलब बना लो, ऐसा भी ए है ना। तो हो सकता है ऐसा ही बना रहा हो तो भी ए है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना है, ना कि लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से समझना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे जब आप इनपुट देते हो किसी को भी तो धीरे धीरे वो सही होता है। आज मैं 10,000 रूल में देख रहा था, 10,000 आवर्स का रूल है ना, 10,000 घंटे का रूल। तो ध्यान रखिएगा 10,000 घंटे में अगर आपको मास्टरी प्राप्त करनी है तो आपको रेगुलर फीडबैक चाहिए होगा, ठीक है, रेगुलर फीडबैक चाहिए होगा और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट सेट करना होगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यूपीएससी की जब जर्नी में हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज ध्यान रखना कि 10,000 आवर्स 5 साल तक आप वेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कांस्टेंट फीडबैक अगर मिलता रहेगा तो आपकी लर्निंग प्रोसेस फास्ट होती रहेगी और दिस इज कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। ऐसी बात नहीं है कि टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, बट स्टिल काफी प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। द रियल वर्क इज डन बाय ब्लैक बॉक्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स, है ना, कॉल्ड हिडन नेटवर्क्स। ध्यान रखिएगा, इनपुट और आउटपुट देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो असली काम करता है वो आपका आउटपुट लेयर करता है, मतलब सॉरी हिडन लेयर करता है, ठीक है, हिडन नेटवर्क करता है, हिडन लेयर करता है। अब एक चीज समझिए, ये स्ट्रक्चर को आप पहचान सकते हो। यहाँ पे 4 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, येलो, ग्रे, ब्लू एंड रेड। 4 कलर दिखाई दे रहे हैं। नाम भी देख लो, हीम, अल्फा चेन, बीटा चेन, ठीक है। क्या मतलब क्या है इसका? क्या कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सकता है दोस्तों? दोस्तों अगर ध्यान होगा आपको तो ये है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? हेमोग्लोबिन का, ठीक है। ये 4 लोब्स में बटा हुआ है। कितने? 4 लोब्स में, 4 लोब्स आप क्लियर कट देख सकते हो उसमें, ठीक है, 4 लोब्स में बटा हुआ है और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कहलाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ध्यान रखिए, इसमें 3 पेप्टाइड्स होते हैं जो कि आपस में गुंथ करके एक 4 खानों वाला स्ट्रक्चर पूरा बना देते हैं, ठीक है, 4 पार्ट वाला, 4 लोब्स वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 4 स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी मतलब 4th स्टेज हो गया। इससे सिंपल स्टेज पे भी जाते हैं तो देखो प्राइमरी चेन होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, सीधी चेन होती है, ठीक है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे, चीजों की बात करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट दीस थिंग्स आर यूजुअली लिक्विड। एक अंडा आपने देखा है, अंडे की जब कच्चा होता है या मतलब जैसे नॉर्मल स्टेज में होता है, नेचुरल स्टेट में होता है, तो दैट इज लिक्विड ही होता है। जब जैसे उसको बॉयल करते हो हार्डन कर जाता है। तो होता क्या है, आप क्या करते हो? प्रोटीन को डीनेचर करते हो। प्रोटीन को वहां पे क्या कर रहे होते हो? डीनेचर। प्रोटीन को डीनेचर कर रहे होते हो। उसमें जो सिंपली प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं, इनको आप टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हो। इज इट क्लियर? टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी में कन्वर्ट कर रहे हो और इसी कारण से जैसे टर्शियरी क्वार्टरनरी में कन्वर्ट होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सॉलिडिफाई होता है। तो प्लीज ध्यान रखिए, अंडा जो है जो सबसे मतलब रॉ फॉर्म में अंडा है,
ठीक है, बॉइल्ड एग नहीं है, वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन रखेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है। ध्यान रखना, इसमें डीएनए होता है। डीएनए, जो डीएनए अनकोगुलेटेड डीएनए होगा ना, वो चीज आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी डीएनए ही होता है, लेकिन दे फॉर्म इनटू जीन, है ना। तो ध्यान रखना, जीन के फॉर्म में अब देखो एकदम गंदा डेंस हो जाते हैं, गंदे तरीके से डेंस हो जाते हैं, सुपर डेंस बन जाते हैं, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए एग्जिस्ट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। क्वाटरनरी का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, हीमोग्लोबिन। ठीक है, 3 पेप्टाइड होंगे और वो काफी ज्यादा क्वाइल्ड होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ क्वाइल्ड होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखो पहली चीज ह्यूमन डिजीजेस को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया आपको दोस्तों, ध्यान रखना कि प्रोटीन आर जनरली स्ट्रक्चर्ड यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इन मेथड्स की मदद से जब हम इसका 3D इमेज बनाते थे, है ना, प्रोटीन का 3D इमेज बनाते थे, तो हमें ईयर्स लग जाते थे, 10-20 साल लग जाते थे एक प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर डिसाइड करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड था। ठीक है, ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड था। इससे क्या होगा, जब हम प्रोटीन के प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर पा रहे हैं तो फिर वैक्सीन की डिस्कवरी बढ़ेगी, ड्रग डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पब्लिक रिलीज करेंगे, इससे लोगों में एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जागेगी, वो भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो इससे और फास्ट होगा हमारा वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट का काम। ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अल्फा फोल्ड इट इज विल चेंज आवर लाइफ। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इज रेयर अर्थ मिनरल। ध्यान रखिएगा, ग्रुप 3 में जो लाई करते हैं, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड योर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ध्यान रखिए, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा संबंध क्या है? ग्रुप 3 से। ध्यान रखिए, ग्रुप 3 से। ठीक है, ग्रुप 3 में भी देखिएगा तो स्कैंडियम, यट्रियम एंड लैंथेनॉइड सीरीज, लैंथेनम एंड लैंथेनॉइड सीरीज। तो लैंथेनम, सेलेनियम, इस तरह से देखोगे तो आखिरी तक Lu तक जाता है। तो ये ऊपर वाला लैंथेनॉइड, तो ये 3 मतलब स्कैंडियम, यट्रियम और उसके बाद फिर लैंथेनॉइड्स जो होते हैं, ये आपके रेयर अर्थ एलिमेंट पूछे जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, इस पे यूपीएससी ऑलरेडी मेंस में सवाल पूछ चुका है, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए किसको रेयर अर्थ मिनरल बोलते हैं। ठीक है, दे आर नॉट सो रेयर। प्लीज ध्यान रखिए, रेयर का नाम जरूर लिखा हुआ है बट इतना रेयर भी नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये मिलते बहुत आयत में है बट इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बट इनका यूजेज बहुत विविड है। ध्यान रखेंगे, यूजेज बहुत विविड है। फर्स्ट थिंग इज दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, सेकंड थिंग इज दे आर यूज्ड इन मेटलर्जी, थर्ड प्लेस वेयर दे आर यूज्ड आर ग्लास पॉलिशिंग, सिरामिक्स। ठीक है, और मेटलर्जी का मतलब ये नहीं केवल मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब इवन आप देखोगे स्टील एडिटिव्स बनाते हैं, एरोप्लेन में जो मेटल हम यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज होता है, हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज होता है। तो हर जगह पे जहां भी मेटलर्जी लगेगी वहां पे यूज होगा। ठीक है, जो मटेरियल चूजिंग का जहां बात आएगी वहां पे आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जरूर करोगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखो तो ये मैग्नेट बनाने में, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लीन एनर्जी में, इन सब में यूज होता है। इसके अलावा फॉस्फोरस बनाते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन बनाते हैं, लाइट बल्ब बनाते हैं, रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए जो है यूज किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है कि काफी सारी जगह पे रेयर अर्थ एलिमेंट का आज के डेट में हम यूज कर रहे हैं और इनके बिना कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इमेजिन कर पाना बेहद मुश्किल है। ठीक है, अ न्यू यूएस लेड पार्टनरशिप इनिशिएटिव ऑफ 11 नेशंस एम्स टू बोल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ध्यान रखना, 11 देश हैं जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बोल्स्टर करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट, इंडिया इस अरेंजमेंट का पार्ट नहीं है। और ध्यान रखना, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, अरेंजमेंट कॉल्ड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ध्यान रखना, इंडिया मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। ठीक है, यूएस लेड पार्टनरशिप हम बना रहे हैं 11 नेशन को लेकर के, उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ये न्यूज में था, ध्यान रखना, यूएस क्या कर रहा है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बना रहा है। क्यों बना रहा है, आप इस बात को समझना। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो चाइना की मोनोपोली है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, इसको तोड़ा जा सके। ठीक है, यूएस लेड पार्टनरशिप है, ध्यान रखना, 11 देश हैं इसमें, इंडिया इसका पार्टी नहीं है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू रेयर अर्थ मिनरल्स। ध्यान रखना, इस पे सवाल बन सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू
rare earth minerals. Is India part of mineral security partnership? No. It is a US led initiative of 11 nations. अभी 11 देश कौन कौन से ये भी देख लो, यूएस और उसके 10 पार्टनर कौन कौन से देख लो, ऑस्ट्रेलिया, देखो इस तरह से याद नहीं रहेगा, कौन कैसे याद रहेगा, यूएस के आजू बाजू पहले देखो कौन कौन है, कनाडा है, ठीक, कनाडा है ना, उसके बाद कोई है, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है। फिर आओ यूरोप में, यूरोप में देखो, यूरोप में कौन कौन है आपके पास, फ्रांस, ठीक है, फिनलैंड भी जहां तक मुझे ध्यान है ऑब्वियसली यूरोप में है, ठीक है, फ्रांस जर्मनी आजू बाजू में हो गए, ठीक है, इसके अलावा स्वीडन फिनलैंड, ठीक है, स्वीडन एंड फिनलैंड आजू बाजू में है, ठीक है, फिर यूके, ठीक है, तो ध्यान रखना यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है, इसके अलावा फिनलैंड एंड स्वीडन, सॉरी ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, कुछ ऐसा है, ठीक है, ऊपर नॉर्वे फिर आ जाता है तो वो नहीं लेना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से 5 देश हो गए, पूरा ईयू हो गया, पूरा यूरोपियन कमीशन हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ साउथ कोरिया एंड जापान एंड उससे नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कौन कौन है, कनाडा, यूएस, स्वीडन, फिनलैंड, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, जापान, ठीक है, तो समझना इस बात को कि इस तरीके से आपको याद रखना, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें, आसानी से याद हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे बना लो, ठीक है, तो मेंटल मैप बनाओगे अगर इमेज का तो पूरा वर्ल्ड का इमेज आपके सामने खिंच जाएगा और उस तरह से आपको देशों को पॉइंट आउट करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। कैटलाइजिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, ये बेसिकली सप्लाई चेन पे काम करेगा रेयर अर्थ मिनरल के, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसीलिए ये न्यूज में था क्योंकि यूएस अब चाइना की मोनोपोली को तोड़ना चाहता है, क्योंकि चाइना अपने आप में बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है यूएस का, और एक अलग सी एक्सेस उभर के आ रही है, अगर जियोपॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो चाइना एंड रशिया, है ना, बोथ आर गेटिंग अलाइंड, ऐसी बात नहीं है, पहले वो तोड़ना चाह रहे हैं यूएसए को, फिर आपस में हम दोनों लड़ लेंगे, है ना, तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रोबी, एस्ट्रोबी क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज था, नासा रोबोट्स वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, ध्यान रखिएगा एस्ट्रोबी, काफी हम दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कुछ ऑटोनॉमस यूनिट्स बना दें, क्यूब सेट की तरह ये होते हैं, देख सकते हो आप एक बार एस्ट्रोनॉट के बॉडी साइज के हिसाब से आप देख सकते हो कितने बड़े हैं ये, ठीक है, कितने बड़े हैं आप देख सकते हो, इसका क्यूब सेट भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही बड़ा होता है, आप कह सकते हो 0.5 टू 75 सेंटीमीटर का, मतलब 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के ये बॉक्स टाइप से रहते हैं। दीज आर ऑटोनॉमस यूनिट्स, क्या है, ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं। इसके पहले इसको डिप्लॉय बहुत पहले कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ये फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है, ठीक है, नासा का न्यू फ्री फ्लाइंग रोबोटिक सिस्टम है, इसमें 3 बॉट्स हैं, हनी, क्विन एंड बम्बल, ध्यान रखना हनी, क्विन एंड बम्बल, ठीक है। इसके पहले ये क्या करते थे, अपने आप में देखो 12.5 इंच के हैं, तो मतलब 12.5 इंच वाइड है, ठीक है, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हो गया 30 सेंटीमीटर के आजू बाजू चौड़े हैं, 30 सेंटीमीटर के आजू बाजू चौड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखना 3 क्यूब शेप्ड रोबोट्स हैं, बेसिकली सम सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं, डॉक चार्जिंग करते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फैन की मदद से प्रोपेल करते हैं, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि इनको हेल्प पड़ती थी किसकी, कोई भी काम करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स की, ठीक, क्रू मेंबर्स की हेल्प पड़ती थी, बट अब धीरे धीरे ये सीख रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, साथ ही साथ इनमें से 2 जो क्यूब है, मतलब बेसिकली इनको बोलना चाहिए रोबोट्स हैं, बेसिकली ये आपस में सिंक होकर के भी काम कर पा रहे हैं, ठीक है। The 3 robots propel themselves using electric fans and allow them to fly through microgravity environment of International Space Station. Astro B robots are built on knowledge acquired from operating spheres. ध्यान रखिए spheres इसके पहले robots बनाए गए थे। Synchronized position hold, engage, reorient experimental satellite, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, 10 साल तक हमने करीब इसको रन किया था। यहां से आप देख सकते हो कि एस्ट्रो बी रोबोट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करने लग गया, आईएसएस का ये मतलब ट्विटर हैंडल है वहां से, ठीक है। अब देखो फंगस उगाई जा रही है पायरीन रेमेडिएशन के लिए, ठीक है, पायरीन एक तरह का कार्सिनोजन है, सब मान सकते हो आप, ठीक है। इस फंगस का नाम याद रख सको तो नाम याद कर लेना, व्हाइट रॉट फंगस है। कैसी है, व्हाइट रॉट फंगस है, व्हाइट रॉट फंगस है, ठीक है। ट्रेमेटिस मैक्सिमा IIPLC 32 है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करवा सकता है पायरीन का, ठीक है। डेड प्लांट्स में ऑब्वियसली बात है उगता है और बेसिकली कुछ स्पेशल एंजाइम रिलीज करता है। तो इसको आइडेंटिफाई किसने किया है, दिस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, देहरादून में है।
ठीक है। और देखो कार्सिनोजेनिक है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पीएच को ये डिग्रेड कर सकता है। पॉलीसाइक्लिक मतलब बेसिकली बेंजीन रिंग्स होती है ना, उसको जोड़ जोड़ करके जो बनते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे, पॉलीसाइक्लिक बोलोगे, ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, इनको डिग्रेड करने में मदद कर सकता है, ठीक है। और ध्यान रखो, इट गेट्स लॉग्ड इनटू एनवायरमेंटल मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। लाइक मोस्ट पीएच, पायरीन इज यूज्ड टू मेक डाइज, प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब देखो, गुजरात ने भी सेमीकंडक्टर अपनी पॉलिसी निकाली है दोस्तों 2022 से 27 तक। ये गुजरात पहला स्टेट बन गया है जिसने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी निकाली है। तो ये अपने आप में एक दिखाता है गुजराती क्यों आ गए, वहां की गवर्नमेंट क्या चीज चेंज कर रही है, तो हमें भी फॉलो अप करना है, ठीक है। जब हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी सारे जिस भी स्टेट में हम पोस्टेड रहे वो भी एक लीप आगे लेके चले, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रपोज टू डेवलप ए स्पेशल सेमीकॉन सिटी, क्या करना है, सेमीकॉन सिटी बनाना है आपको ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। कहां पे, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। इसके लिए गवर्नमेंट हैवी सब्सिडी देगी पावर पे, वाटर पे और लैंड टैरिफ पे। जो भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि भाई सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट करूं या डिस्प्ले फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में डालूं, ठीक है। तो बस अभी के लिए तो इतना ही है न्यूज में, बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा ये न्यूज अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये दोबारा से आएगी, ठीक है। Yes, my dear friends, with that I end this session. Have a great day ahead and I hope you have learned something new today. Thank you and bye bye. Please don't forget to like, share and subscribe.